जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये 30 क्वेश्चन वो है जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन किया जा रहा है विथ कॉन्सेप्ट। ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पूरी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा, ताकि जब आपके आगामी रेलवे के किसी भी एग्जाम में उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और साइंस में अच्छा स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो यदि आप भी साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस सीरीज को कंप्लीटली जरूर वॉच करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ये आरआरबी जेई का 17 दिसंबर के शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा और मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रहा है। इस तरीके से पहले जो कॉन्सेप्ट है अम्लीय वर्षा क्यों होता है, इस चीज के बारे में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ना सिर्फ ये क्वेश्चन, आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, H2SO4 तथा HNO3 जैसे अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं हम लोग, जब H2SO4 और HNO3 जैसे अम्ल क्या होता है, जब वर्षा जल के साथ, यहाँ पर क्या होता है, जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं तब इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। या इसको आप दूसरे भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अत्यधिक होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 अम्लीय वर्षा में मिला हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो हो रहती है वो नाइट्रिक अम्ल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है कि अम्ल वर्षा से बड़ी बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों को काफी क्षति पहुंचती है। तो जो अम्ल वर्षा होती है उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो जो ताल के रूप में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि अम्ल वर्षा से बड़ी बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों को क्षति पहुंचती है, तो ये आपको जब पता रहेगा तो इससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो ये था हमारा अम्ल वर्षा किस तरीके से होता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए, कितना होता है, 5.6 से कम होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि लवक और सूत्रकणिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, में क्या समानताएं होती है, दोनों में क्या समानता होती है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। हमारी कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, कोशिका को पावर हाउस के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। जो क्या होता है, पावर हाउस जो शक्ति गृह होता है उसके रूप में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लवक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, लवक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो लवक क्या होता है, किस तरीके से होता है, यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला है लवक। लवक क्या होता है कि लवक केवल पौधों में के कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाली सभी कोशिकाओं में बड़ा होता है। तो लवक क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक में क्या होता है कि लवक में खास वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक में क्या होता है, एक खास वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। इसी पिगमेंट की वजह से जो होता है, क्या होता है, लवक कोई आपको हरित लवक होता है, अवर्णित लवक होता है और वर्णित लवक होता है। इस पिगमेंट के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये क्या होता है,
यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इस लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में संपन्न होती है। तो हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या है कि हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी रहती है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरित लवक जो होता है वो उसके कितने यहाँ पर होते हैं? चिकनी झिल्ली जो होती है वो दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी हुई होती है। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक। अब ये क्या होता है? ये लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करता है। जो पोषक पदार्थ होता है उसका संग्रह कौन करता है? अवर्णीय लवक करता है, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा जो है हमारा वो क्या है? वर्णीय लवक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्या कार्य करता है? यह पौधों में रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या प्रदान करने के लिए? रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके वजह से होता है? केरोटीन के कारण। ये केरोटीन क्या है? पिगमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है कि लवक में क्या होता है? खास वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो गाजर में जो पिगमेंट पाया जाता है केरोटीन नामक, उसी की वजह से क्या होता है? गाजर का रंग नारंगी होता है। दूसरा है हल्दी का पीला रंग, किसके वजह से? जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण ये होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको लवक क्या होता है, लवक के कितने टाइप्स है और किस टाइप्स के कौन से कार्य है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लवक और सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है में क्या समानताएं होती है? तो क्या होता है कि दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या होता है? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें अपना अपना डीएनए होता है और अपना अपना राइबोसोम होता है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था क्या कि जब इस टाइप का सवाल आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है कि आपको जो रासायनिक समीकरण पता है, जो इससे रिलेटेड रासायनिक समीकरण पता है, वो जब आप लिखोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ऑप्शन? द्विविस्थापन, उसके बाद अपघटन, उसके बाद यहाँ पर विस्थापन, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन क्या होता है? पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अपघटन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, फिर जाकर इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले थे। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जैसे ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है, ये मिलकर के क्या बनाता है? यहाँ पर ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। इस तरीके से होता है। यहाँ पर ए बी और सी डी, यहाँ पर क्या है? ए बी और सी डी जो भी है यहाँ पर यौगिक है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे ए बी है तो ए बी क्या होगा? ए प्लस बी में टूटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा है विस्थापन, तो ये होता है एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। क्या होता है? एकल विस्थापन और क्या होता है? द्विविस्थापन होता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन होता है। नेक्स्ट जो है संयोजन। संयोजन क्या होता है? ए प्लस बी मिलकर के ए बी का यदि निर्माण करता है तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर द्विविस्थापन, अपघटन, विस्थापन, संयोजन क्या होता है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप समीकरण लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या करें? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? CaO। क्या हो गया? CaO प्लस H2O। क्या होगा? H2O। जब क्या करता है यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CaOH का होल 2। क्या करता है? CaOH का होल 2 यहाँ पर बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो हो गया हमारा, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो कह रहा है बुझा हुआ चूना बनाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या करता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ ए और बी मिलकर के क्या कर रहा है? ए बी का निर्माण कर रहा है। ए और बी मिलकर के ए बी का निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी मैंने बताया आपको कि जब ए और बी मिलकर के ए बी का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जब आप समीकरण को लिखते हैं तो आपको आसानी से जो इस टाइप के सवाल होते हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया,
बाय ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर। उसके बाद जो उससे रिलेटेड किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो तरीका भी बताया और यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कौन सा कारक है जो क्या होता है प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले इसके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं होता है एक टर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विविधताएं भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो विभिन्नताएं क्या होता है कि एक ही प्रजाति से उत्पन्न विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले सभी गुण समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर अवश्य रहते हैं, इसे ही विभिन्नताएं कहते हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि एक ही प्रजाति से जब विभिन्न संतान पाए जाते हैं, यहाँ पर विभिन्न संतान उत्पन्न होते हैं, तो उसमें समान गुण नहीं पाया जाता है, उसमें कुछ क्या होता है, अंतर होता है। अब इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। क्या होता है कि विभिन्नताएं जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। विभिन्नताएं मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान में ही पाए जाते हैं और लैंगिक जनन से में विभिन्नताएं का प्राय अभाव रहता है। तो क्या होता है, जो विभिन्नताएं होता है इसको हम लोगों ने समझा कि क्या होता है कि एक ही प्रजाति से उत्पन्न विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले जो गुण रहते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में अलग अलग रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें कुछ अंतर पाया जाता है जिसे हम लोग विभिन्नता कहते हैं। और विभिन्नता जो होता है क्या होता है, जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। और विभिन्नता जो होता है वो किसमें पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जो यहाँ पर क्या होते हैं, जीव होते हैं, उसी में सिर्फ विभिन्नताएं पाए जाते हैं और लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि विभिन्नताओं के प्रकार। विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, जननिक विभिन्नता और दूसरा क्या है, कायिक विभिन्नता। अब ये जननिक विभिन्नता क्या है और कायिक विभिन्नता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जननिक विभिन्नता का मतलब हो गया जो जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि जननिक विभिन्नता। जैसे मान लीजिए किसी का क्या होता है कि बोना है तो बोना से बोना यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, लंबा है तो लंबा ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या हो गया, जन यहाँ पर जीन की वजह से होता है। तो जननिक विभिन्नता इसको हम लोग कहेंगे कि क्या होता है, जो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। दूसरा क्या है, कायिक विभिन्नता। अब ये कायिक विभिन्नता क्या होता है, कायिक विभिन्नता होता है जो जीन पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे वातावरण हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो हम भोजन खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये बाहरी वातावरण और भोजन पे डिपेंड करता है, ना कि जीन पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आपको विभिन्नताएं क्या होता है, किस तरीके से होता है और कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स को अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो अस्तित्व के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, विभिन्नताएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम क्या है, विविधताएं भी कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है घनाकार इपिथेलियम, स्तंभाकार इपिथेलियम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इपिथेलियम ऊतक जो होता है वो क्या होता है, किस जीव में पाया जाता है, उसको समझेंगे। फिर इपिथेलियम ऊतक के जो टाइप्स है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घनाकार इपिथेलियम, स्तंभाकार इपिथेलियम, ग्रंथिल इपिथेलियम, उसके बाद सल्की इपिथेलियम। तो ये किस टाइप के होते हैं और किसका क्या कार्य होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इपिथेलियम ऊतक क्या होता है। तो ऊतक, जंतु ऊतक जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं जो जंतु ऊतक होते हैं। पहला क्या है, इपिथेलियम ऊतक, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में देखे। इसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको उपकला ऊतक कहते हैं। ये क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, इपिथेलियम ऊतक। तो इपिथेलियम ऊतक का क्या कार्य है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका क्या कार्य है कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू, जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से यहाँ पर इसका काम भी है कि ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशी ऊतक। इसका क्या कार्य है कि अंगों में गति प्रदान करवाने में मदद करता है। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है, पेशी ऊतक, अंगों में क्या करता है, गति प्रदान करवाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नर्वस टिश्यू। क्या होता है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या कार्य है कि सूचनाओं का मस्तिष्क एंड अंग के बीच आदान प्रदान करता है। तो मस्तिष्क और अंग के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, नर्वस टिश्यू जो तंत्रिका ऊतक होता है उसके द्वारा यहाँ पर होता है।
तो इस तरीके से हम लोग जो जंतु ऊतक के 4 टाइप्स है उसको भी समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इपिथेलियम ऊतक है कि वो क्या होता है उसके टाइप को समझने वाले हैं। तो इपिथेलियम ऊतक के भी कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं। 4 भागों में इपिथेलियम ऊतक को बांटा गया है। तो इपिथेलियम ऊतक को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है यहाँ पर सल्की इपिथेलियम। क्या है, सल्की इपिथेलियम। ये क्या होता है, ये त्वचा का बाहरी परत इसी ऊतक का बना होता है। जो त्वचा होता है उसका बाहरी परत जो होता है वो किसका, सल्की इपिथेलियम ऊतक का ही बना होता है। दूसरा क्या है, स्तंभाकार इपिथेलियम। स्तंभाकार इपिथेलियम का क्या कार्य है कि उस अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करती है जहां अवशोषण या श्रवण का काम होता है। जैसे क्या हो गया, आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया। तो इसमें क्या पाया जाता है, स्तंभाकार इपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। अगला जो हमारा है वो क्या है, घनाकार इपिथेलियम। घनाकार इपिथेलियम क्या करता है, यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो शरीर में जो हमारे ग्रंथि का निर्माण होता है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो किस ऊतक के कारण, किस इपिथेलियम ऊतक के कारण। तो घनाकार इपिथेलियम ऊतक के कारण हमारे शरीर में ग्रंथियों का निर्माण होता है। अगला क्या है कि पक्षाम्बी इपिथेलियम। पक्षाम्बी इपिथेलियम क्या होता है कि अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं। तो जो यहाँ पर क्या करता है, अंगों द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है सीलिया के द्वारा उसको क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। कौन सा, पक्षाम्बी इपिथेलियम। तो ये इपिथेलियम ऊतक के 4 टाइप थे जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है। तो ग्रास नली और मुख का जो स्तर रहता है वो किससे ढका रहता है, सल्की इपिथेलियम। जो स्तरित सल्की इपिथेलियम है इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर ग्रास नली और मुख का स्तर ढका रहता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में जो होता है वो क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है। तो ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन परमाणु हो गया, तो अन्य कार्बन परमाणु हो गया, तो उससे क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कौन, कार्बन परमाणु। जहां तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल अथवा, यहाँ पर अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन, जो ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं। आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचारण। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर संचारण कहते हैं। जंग लगना भी इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है कि नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं के ऊपर भूरे रंग का एक आवरण बनता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इसी को हम लोग संचारण भी कहते हैं। ये क्या होता है कि लोहे के धातु का संचारण बहुत अधिक होता है। जो धातु होता है उसमें यदि संचारण पूछ दे कि किसका अधिक होता है, तो वो किसका होता है, लोहे के धातु का संचारण सबसे अधिक होता है। अब जो ये जंग होता है, जो संचारण होता है, इस जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू H2O। Fe2O3 इंटू H2O। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है। तो जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और लोहे की जो आयु रहती है वो क्या होता है, घट जाती है। क्या होती है, लोहे की आयु घट जाती है और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ये था संचारण, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि अम्ल तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन को क्या कहते हैं। तो धातुओं के उपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारण यहाँ पर कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रतिरोध जिसका मान कितना है, R बराबर 10 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति और उष्मा की मात्रा क्या होगी। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, P बराबर क्या होता है, VI, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, I स्क्वायर R, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, V स्क्वायर बाय R। क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। ये किसका फॉर्मूला है, शक्ति का, पावर का। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया था हीट का भी। क्या होता है, हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है,
H बराबर जो हीट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वी आई टी होता है, वी आई टी, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, आई स्क्वायर आर टी, क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, हीट होता है, उष्मा जो निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला समझ लिए। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है रेजिस्टेंस, कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है कितना, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है आपको 1 मिनट, और मिनट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड आपका हो जाएगा। अब क्या निकालना है, सबसे पहला जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पहला निकालना है पावर। तो पावर बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है, वी आई या वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10, और आर का वैल्यू कितना है 10। तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर पावर का वैल्यू कितना हो गया 10। अब दूसरा जो हम लोगों को फाइंड करना है वो क्या है, दूसरा जो फाइंड करना है वो हम लोगों का हीट है। हीट बराबर क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू क्या होता है, टी होता है। अब वी स्क्वायर अपॉन आर तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 10 इंटू 10 हो गया वोल्टेज का वैल्यू, आर का वैल्यू 10, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड। तो एक 10 से एक 10 कट गया, तो टोटल निकल गया 600 यहाँ पर। तो ये जो हीट निकला है किसमें, जूल में, और जो पावर निकला है वो किसमें निकला है, वाट में, आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो पावर हमारा कितना हो गया 10 वाट, और हीट कितना हो गया 600 जूल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें क्या है कि पावर बराबर 10 वाट और हीट बराबर 600 जूल। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व किए। जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सारे फॉर्मूला जो फिजिक्स के हैं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो कि न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपका कैलकुलेशन जो है उसमें आपसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, यदि फॉर्मूला आपको पता है तो वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले डाटा लिख लेना है, फिर उस फॉर्मूला का यूज करके आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूत्राशय के दाब जो होते हैं उसको कौन सा यहाँ पर नियंत्रित करता है, वृक्क, रक्तचाप, हृदय और तंत्रिका तंत्र। तो कौन यहाँ पर नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। जब नियंत्रण की बात आती है तो नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर नियंत्रण करता है, आपको पहले से पता होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खमीर ईस्ट में जनन की किस अलैंगिक विधि का यहाँ पर द्वारा होता है। ईस्ट में जो क्या होता है, जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा यहाँ पर जनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किस कॉन्सेप्ट को, कि अलैंगिक विधि जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से जीव में किस विधि का यूज किया जाता है। ये आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है विखंडन। विखंडन कितने टाइप के, एक द्विविखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। तो द्विविखंडन के द्वारा क्या होता है, जीवाणु, अमीबा, पेरामीशियम और लिस्मेनिया में किसके द्वारा यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है, द्विविखंडन द्वारा। बहुविखंडन के द्वारा किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है खंडन। तो स्पाइरोगारा में क्या होता है, खंडन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है हमारा मुकुलन। तो किसमें होता है, हाइड्रा ईस्ट, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। तो यहाँ पर मुकुलन क्या होता है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अब है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के द्वारा किस जीव में होता है, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो इसमें क्या होता है, बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर पुनर्जनन, जो रिजनरेशन है, ये किसमें होता है, हाइड्रा प्लेनेरिया। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में किसके द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है कायिक जनन। कायिक जनन का यूज कहाँ होता है, केवल पौधों में होता है, जैसे आलू, प्याज, केला, लहसुन। इसमें क्या होता है, कायिक जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्या है, उत्तक संवर्धन, जो टिश्यू कल्चर होता है, ये किसमें होता है, गुलदावरी, शतावरी और आर्किड के पौधे में उत्तक संवर्धन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए कि जितने भी अलैंगिक प्रजनन के टाइप से, जितने भी अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं
उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लिए, और किस जीव में किस विधि का यूज किया जाता है उसको भी हम लोग समझ लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खमीर ईस्ट में हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखे कि जो खमीर ईस्ट है उसमें क्या होता है, यहाँ पर खमीर या ईस्ट जो है उसमें मुकुलन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी समझेंगे अच्छे से कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो हाइड्रा या ईस्ट हम लोगों ने समझा, तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाएं का उपयोग होता है, जो रिजेनरेटिव सेल होता है उसके द्वारा यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। अब है कि मुकुलन में होता क्या है, तो मुकुलन में क्या होता है, जनक हाइड्रा के शरीर पर, यहाँ पर हाइड्रा के लिए एग्जांपल लिया गया है, आप खमीर या ईस्ट भी यहाँ पर समझ सकते हो इसी एग्जांपल से कि किस तरीके से यहाँ पर ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो मुकुलन में क्या होता है कि जनक हाइड्रा के शरीर पर एक कली या मुकुल बड बनता है, विकसित होता है। क्या होता है, कली या मुकुल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ये विकसित होता है। यह मुकुल नए हाइड्रा में विकसित होता है और अंततः जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। तो क्या होता है कि हाइड्रा या ईस्ट में क्या होता है, एक बड का निर्माण होता है जिसको हम लोग कली या मुकुल कहते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे विकसित करके और जो जनक जीव रहता है उससे अलग होकर के स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। इस तरीके से यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था क्या कर रहा है कि खामीर में जो ईस्ट होता है में जनन की किस अलैंगिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका यूज किया जाता है, मुकुलन का यूज किया जाता है, और किस तरीके से यूज किया जाता है उसको भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को आरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। सबसे पहला करा है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी क्या है, सही है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते, तो ये क्या है, गलत है। आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तन का नियम होता है वो क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चौथा क्या है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है, जो अपवर्तन का नियम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था। तो इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो रहते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा करके पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो त्वरण हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। अब वेग का हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का जो इकाई होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, आपको पता होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है, जो आरबी यहाँ पर जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी जो होता है कार्बनिक यौगिक का कैसा समूह है। तो इसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसको हम लोग को क्या करना है, जो रॉन्ग यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सजातीय श्रेणी क्या होता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या कर रहा है कि जो सजातीय श्रेणी होता है इसको हम लोग होमोजीनियस सीरीज भी कहते हैं। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह उपस्थित रहते हैं तथा जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्य के अनुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है। तो जो भी रहता है यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक रहता है उसके अणुओं के बीच कितना का अंतर, CH2 का अंतर रहता है। जैसे CH4 C2H6 है तो कितना का अंतर है, CH2 का। C3H8 C4H10 है तो कितना का अंतर, CH2 का। तो ये दोनों क्या है, सजातीय श्रेणी में है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। तो जो सजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्या करा कि सजातीय श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुण जो होता है, जिसको जैसे क्या हो गया, द्रव्यनांक हो गया, क्वथनांक हो गया और जो घनत्व हो गया, में क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है। तो जो सजातीय श्रेणी के भौतिक गुण होते हैं उसमें क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है, बट
क्या होता है कि रासायनिक गुण प्रायः क्या होता है, सभी के समान होते हैं। तो ये था सजातीय श्रेणी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या करा है कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या है कि जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, संबंध है, जिसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं। तो नहीं, आणविक सूत्र क्या होते हैं, CH2 का अंतर होना चाहिए। जिसके संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं तो संरचनात्मक सूत्र भी समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि जिनके प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। तो यही क्या है, सजातीय श्रेणी का डिफिनेशन है, जो आपको पता होनी चाहिए। जो क्रियाशील समूह है उसका समान होना चाहिए। जैसे एल्कोहल का है तो एल्कोहल का ही दोनों यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यौगिक होनी चाहिए। अगर इथर का है तो इथर का ही होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो ये था सजातीय श्रेणी, जिसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है। तो अपसरित कब करेगा, अभिसरित कब करेगा। अपसरित क्या होता है, अभिसरित क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो क्या अंतर होता है, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। अवतल दर्पण जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अब अभिसारी और अपसारी का क्या मतलब हो गया, अभिसारी का मतलब हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया केंद्रित करना। अभिसारी का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को केंद्रित करना, और अपसारी का क्या मतलब हो गया, किसी भी चीज को फैलाना। जैसे उत्तल दर्पण क्या करता है, जो प्रकाश आती है उस प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अब इसका यूज की बात करें तो गाड़ी के हेडलाइट में, उसके बाद दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, कान आंख कान का डॉक्टर जो यूज करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो पश्च दृश्य होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसको अभिसारी दर्पण कहेंगे, किसको अपसारी दर्पण कहेंगे। अभिसारी का क्या मतलब हो गया, अपसारी का क्या मतलब हो गया, अच्छे तरीके से समझ गए। अब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है जो उस पर आपतित होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रकाश की किरण को क्या करता है, अपसरित करता है। तो अपसरित कौन करेगा, अपसरित का मतलब हो गया क्या यहाँ पर, उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण यहाँ पर हो गया, जो अपसरित का मतलब हो गया। तो अपसरित कौन करता है, उत्तल दर्पण। तो दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण है, हम लोगों ने अभी देखा। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हो गया कि पर्दे पर देखा जा सकता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो जिसको वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि उसे हम लोग पर्दे पर देख सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि उसे हम लोग पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। तो कह रहा है कि इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, और ऑप्शन 3 क्या है, यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से आपको जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्यों। पहला है कि क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते और उनके अनेकों ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्या करें कि पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो पादप के क्या होते हैं यहाँ पर, उसमें जो होता है गति नहीं होता है पादप में, तो जिसकी वजह से उसको क्या होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि पादप में जो कोशिकाएं पाई जाती है तो वो अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाएं पाई जाती है। और उसमें क्या होता है कि शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती है। जो उसके शारीरिक क्या होता है, अभिकल्प होता है, मतलब शारीरिक जो बनावट होते हैं, तो उसके सभी भाग में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने
में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण है? तो जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण? तो कह रहा है कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो कौन सा स्टेप आपका पहला स्टेप होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? स्केलेटन समीकरण लिखना होगा। क्या होगा? स्केलेटन समीकरण क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, सी प्लस यहाँ पर जैसे हम लोग मान लेते हैं, क्या होता है, जल का मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 H2 क्या होता है? H2O। जब इसको संतुलित तभी हम कर पाएंगे जब ये हमको पता रहेगा, जो स्केलेटन समीकरण है ये हमको पता रहेगा। जब स्केलेटन समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे, तभी हमारा यही पहला चरण होगा। जब स्केलेटन समीकरण को लिखेंगे तभी इसमें देखेंगे कि संतुलित है या नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ पर 2 से गुना किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से यहाँ पर अणुओं से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम लोग संतुलित समीकरण करते हैं। कब? जब स्केलेटन समीकरण हमें पता रहता है, जब स्केलेटन समीकरण हम लिखते हैं तब। मैंने आपको बताया भी है कि जब आपको जब समीकरण टाइप के सवाल आए तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा कि संतुलित समीकरण या किसी टाइप का जो रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? समीकरण लिखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन समीकरण लिखना कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मूत्रवाहिनी एक युग्म, मूत्राशय अयुग्मित, विक्र एक युग्म, मूत्रमार्ग एक युग्म। तो सबसे पहले जो मनुष्य में होता है वो कितने तरीके के यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं और किस उत्सर्जन तंत्र से किस पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये जो दिया हुआ है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग, तो इसकी कितनी संख्याएं हमारे शरीर में होती है। यहाँ पर एक युग्म है, एक युग्म का मतलब क्या हो गया, दो। अयुग्म का मतलब हो गया यहाँ पर एक भी युग्म नहीं रहता है। एक युग्म का मतलब हो गया दो, एक युग्म का मतलब हो गया दो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसकी कितनी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र के कितने यहाँ पर अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, उत्सर्जन अंग, और दूसरा क्या है, बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट। तो सबसे पहले वृक्क है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिया, यूरिक अम्ल और अतिरिक्त जल लवण का क्या करता है, यहाँ पर बाहर निकालता है। जो किडनी क्या करता है, यहाँ पर जो यूरिया रहता है, यूरिक अम्ल या अतिरिक्त जल लवण को बाहर निकालने का काम करता है। त्वचा क्या करता है, पसीना, जैसे जल और लवण को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो हमारे त्वचा से क्या होता है, पसीना निकलता है। फेफड़े क्या करते हैं कि CO2 और जलवाष्प को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यकृत है तो क्या करते हैं, विषैले पदार्थ या पीतवर्णक को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और बड़ी आंत है तो क्या करते हैं, मल या अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमारा उत्सर्जन अंग है और उससे क्या क्या कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो यहाँ पर समझने वाले हैं, क्या दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, दो। किडनी के बाद क्या आता है, मूत्रवाहिनी, जिसकी संख्या कितनी होती है, दो। उसके बाद क्या आता है, मूत्राशय, जिसकी संख्या एक होती है। और उसके बाद क्या आता है, मूत्रनली, जिसकी संख्या क्या होती है, एक होती है। यहाँ पर आपको और भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या कि मानव किडनी का मुख्य कार्य क्या है, रक्त से यूरिया को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना। तो हमारे शरीर में जो किडनी होता है, मानव शरीर में जो किडनी होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है, उसका मुख्य कार्य है कि रक्त से जो यूरिया होता है उसको अलग करना है और मूत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्या है कि नेफ्रॉन को किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो नेफ्रॉन जो होता है उसको क्या कहते हैं, किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि मूत्रवाहिनी एक युग्म, सही है। मूत्राशय यहाँ पर अयुग्मित रहता है, अभी हम लोगों ने देखा। वृक्क क्या है, एक युग्म, सही है। मूत्रमार्ग क्या है, एक युग्म, नहीं, गलत है। क्या है यहाँ पर, मूत्रमार्ग जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, जिससे क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 कि कोशिकाओं में निम्नलिखित अभिक्रियाएं कहाँ होती है। 6 कार्बन अणु वाले अणु अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडित होता है। तो आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है
की कॉन्सेप्ट होता है कि जो कोशिका में दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद श्वसन संपन्न होता है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन होता है, वो दो तरीके से होता है। यहाँ पर दो अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, श्वसन संपन्न होता है। वो दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? पहला है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसमें किस तरीके का पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या रहा है कि यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि कोशिका में दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद श्वसन संपन्न होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन होता है, वो दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद क्या होता है, संपन्न होता है। तो पहला क्या है? पहला है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसमें किस पदार्थ का निर्माण होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पायरुविक अम्ल तथा दो एटीपी ऊर्जा बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है, 2C3H4O3 पायरुवेट अम्ल और 4 हाइड्रोजन और 2 एटीपी का यहाँ पर निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन हुआ, उस यहाँ पर निर्माण हुआ, उसका क्या कार्य है? तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 हाइड्रोजन परमाणु भी बनते हैं। यह हाइड्रोजन परमाणु माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर 6 एटीपी ऊर्जा बनाने में सक्षम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोशिका द्रव में जो 4 हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, ये 4 हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के 6 एटीपी ऊर्जा बनाने में सक्षम होता है, 6 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ये था पहला जो हम लोगों ने देखा कि जो दो अभिक्रिया होता है, उसमें पहला था ग्लाइकोलाइसिस। अब दूसरा क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है? क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल है। इसमें क्या होता है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वो किसमें हो रहा था? कोशिका द्रव में। और जो क्रेब्स साइकिल है, ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने पायरुवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा प्रत्येक पायरुवेट अम्ल से 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने देखे क्या कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो पायरुवेट अम्ल का यहाँ पर निर्माण हुआ था। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो दो पायरुवेट अम्ल जाकर के क्या करता है, यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और एक पायरुवेट अम्ल से 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब एक पायरुवेट अम्ल से 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर कितना ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना यहाँ पर पायरुवेट अम्ल बना था? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? अतः क्रेब्स साइकिल में दो पायरुवेट अम्ल से 30 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो टोटल कितना हो गया? क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब साइकिल के उपरांत श्वसन संपन्न हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब साइकिल जब हमारा संपन्न होता है तो क्या हो जाता है? श्वसन पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है। अब एक ग्लूकोज अणु जो टूटा, उससे कितना टोटल हमारा, यदि पूछ दे कि एक ग्लूकोज अणु से कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ। किस तरीके से? 30 तो यहाँ पर किससे हुआ? क्रेब साइकिल से हुआ। उसके बाद 6 जो हुआ था, 4 हाइड्रोजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या हुआ था, 4 हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया में जब गया तो वहां पर 6 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ था। और दो क्या हो गया? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हुआ था। तो टोटल जो है एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी ऊर्जा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो यहाँ पर किस तरीके से हुआ कोशिकीय श्वसन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब क्या करा कि कोशिका में, क्वेश्चन क्या करा कि कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज अणु पायरुवेट अम्ल में विखंडित होता है। तो जब ग्लूकोज अणु पायरुवेट अम्ल में बदलता है तो पायरुवेट अम्ल में कितने कार्बन परमाणु रहते हैं? 3 कार्बन परमाणु रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। किसके द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है, विखंडन होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेता है?
तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। अगेन मैं आपको यहाँ पर रिपीट करता हूँ क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब हो गया, जैव निम्नीकरणीय, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव अनिम्नीकरणीय। ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे क्या हो गया बैक्टीरिया, फंगस आदि द्वारा आसानी से सड़गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। जैसे क्या हो गया कागज, लकड़ी, पत्तियां, ये क्या होता है आसानी से सड़गल करके मिट्टी में मिल जाता है, तो इसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या होता है वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते गलते या बहुत लंबा समय लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे क्या हो गया प्लास्टिक, कांच, धातु, तो ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से विघटित पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को हम लोगों को क्या करना है सिलेक्ट करना है, चाहे गत्ते का बॉक्स, कागज, पत्तियां, चमड़ा। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर चमड़ा क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर सब्सटेंसेस है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि विभज्योतिकी ऊतक जो होता है वो क्या होता है, वो उसके बाद वो कितने टाइप के होते हैं, और सभी टाइप्स का हम लोग यहाँ पर कार्य भी समझेंगे कि विभज्योतिकी ऊतक के जो टाइप्स है उसके क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है। तो क्या करा है कि विभज्योतिकी ऊतक, यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभज्योतिकी ऊतक जो होता है ऐसी ऊतक है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसी कोशिका पाई जाती है जिसमें क्या होता है विभाजन की क्षमता होती है। अब पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहां क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। तो जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना मतलब चौड़ाई का बढ़ना, तो ये क्या होता है ये पौधों में क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। तो इसके पौधे के उस भाग में पाया जाएगा जहां क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि इसके कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है। तो जो विभज्योतिकी ऊतक होता है इसके कोशिका में क्या होता है रसधानी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इस ऊतक के बीच में खाली जगह नहीं होते हैं। तो ये जो ऊतक होते हैं कौन विभज्योतिकी ऊतक, इसके बीच में खाली जगह नहीं होते हैं। तो ये था हमारा विभज्योतिकी ऊतक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं कि विभज्योतिकी ऊतक के कितने टाइप होते हैं और कौन से टाइप के क्या कार्य है। तो सबसे पहला है कि विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। क्या है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, ये क्या होता है कि यह ऊतक के तने अग्रभाग में रहते हैं। ये जो रहता है तने के अग्रभाग में रहते हैं। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप ही यहाँ पर क्या होता है पौधा लंबाई में बढ़ता है। तो पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। तो क्या होता है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक जो होता है ये पौधे के अग्रभाग में रहते हैं, और इसी ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है पौधा लंबाई में बढ़ता है। तो पौधा जब लंबाई में बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्राथमिक वृद्धि हो रहा है, प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। जो पौधा की लंबाई में बढ़ना क्या कहलाता है प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। दूसरा क्या है पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। ये पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है कि यह ऊतक तने और पेड़ के किनारे में होते हैं। इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। क्या होता है यहाँ पर जो पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक होता है यह तने और जड़ के किनारों में होते हैं, और इसी ऊतक के विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है पौधा मोटाई में बढ़ता है। और पौधा का मोटाई बढ़ना क्या कहलाता है द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट तीसरा क्या है अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। इसका क्या कार्य है, ये शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह ऊतक शीघ्र ही अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। तो जो अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक होता है वो क्या होता है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक का ही एक भाग है जो पौधे के अग्रभाग में तो पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये वृद्धि के कारण अग्रभाग से हट जाता है। जो वृद्धि के कारण अग्रभाग से हट जाता है, और इसमें क्या होता है कि शीघ्र ही जो होता है यहाँ पर जल्दी ही ये क्या होता है अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा विभज्योतिकी ऊतक और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ हम लोगों ने विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार को भी यहाँ पर समझ लिए कि विभज्योतिकी ऊतक कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के कौन से यहाँ पर कार्य है उसको भी समझ लिए। अब क्या करें कि विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित रहता है। तो क्या अनुपस्थित रहता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि रसधानी क्या होता है उसमें वैकिल्स जो रहता है वो नहीं पाया जाता है किसमें विभज्योतिकी ऊतक में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है। दूसरा है परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्या होता है कुल मिलाकर के विद्युत उदासीन होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है
कि किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने का क्या मतलब हो गया कि ओजोन का क्षरण होना। ओजोन का क्षरण का क्या मतलब हो गया, उसको हम लोग यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ओजोन का क्षरण होना का क्या मतलब हो गया और ओजोन का क्षरण किस वजह से होता है, उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता, ओजोन परत की जो क्या होती है क्षीणता का क्या मतलब हो गया, ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत की क्षीणता या ओजोन परत का क्या हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं पतला होना। का मुख्य कारण क्या है, सीएफसी है। क्या है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या है, ओजोन परत की क्षीणता का कारण है। ओजोन परत की क्षीणता का मतलब हो गया कि ओजोन परत का पतला होना। अब नेक्स्ट क्या करें कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित एक प्राकृतिक परत है। जो ओजोन परत क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्या है कि ओजोन गैस, यहाँ पर ओजोन गैस से बनी है। यह क्या है कि ओजोन गैस से बनी है। जो ओजोन परत है वो किससे बनी है, ओजोन गैस से। नेक्स्ट है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना है। तो जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है तो उसको क्या करना है, यहाँ पर ओजोन परत जो होता है, तो ओजोन परत क्या करता है, अल्ट्रावायलेट जो क्या होता है रेज होता है, पराबैंगनी किरणें होता है, उसको क्या करता है अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से वो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। और यदि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो ओजोन परत पाया जाता है तो वो क्या करता है कि सीएफसी में आखिर क्या ऐसा पाया जाता है जो वो क्या करता है, ओजोन परत को पतला कर दे रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या रहा है कि सीएफसी से क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है। तो सीएफसी में क्या होता है, जो क्लोरीन परमाणु पाई जाती है वो क्या करती है यहाँ पर कि ओजोन परमाणु से क्या करता है, अभिक्रिया करके जो ओजोन गैस है यहाँ पर उससे अभिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत का छीनता हो रहा है, यहाँ पर ओजोन परत का पतला हो रहा है। अब हम लोग समझ लिए कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो समझ रहे हैं यहाँ पर क्या, किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन परत की मात्रा तेजी से कम होने लगी। तो यदि आपको पता होगा तो वो कौन सा वर्ष था, 1980 के में यहाँ पर क्या हो गया था, ओजोन परत की मात्रा में जो है तेजी से कम होने लगी थी। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को डैश में ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण क्या निर्धारित करते हैं। यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके रासायनिक गुण किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई, दूसरा है प्रक्रियात्मक समूह। तो यही क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है प्रक्रियात्मक समूह। जैसे क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, इथर हो गया, तो सबके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो किसके कारण होता है, प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो सभी प्रक्रियात्मक समूह के अपने अपने अलग गुण होते हैं। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग समझ गए कॉन्सेप्ट को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उचित वाहित मल उपचार जो होता है के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है। तो आरबीजे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उचित वाहित मल उपचार का क्या मतलब हो गया, जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नदी में जो क्या करते हैं गंदा बहाते हैं या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको कम करके यहाँ पर हम लोग न्यूनतम करके क्या किस चीज को यहाँ पर रोक सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। जो उचित वाहित मल है उसको हम लोग यहाँ पर रोक करके जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी क्लास में यहाँ पर पीछे हमने डिस्कस किए क्या कि यहाँ पर जो पौधों के परिवहन के बारे में जो यहाँ पर था, क्या होता है कि पौधों के परिवहन में क्या होता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे। अब यहाँ पर क्या है कि पौधों के परिवहन में कौन सा कथन सही है। तो शाखों और झाड़ियों में परिवहन प्रणालियों को जिन दूरियों पर कार्य करना पड़ता है वे बहुत अधिक होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर गलत है, हम लोगों को सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। कि पौधों को ऊर्जा, दूसरा जो हमारा है वो क्या है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी इसी क्लास में हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किए हैं कि पौधों की जो होते हैं क्या होता है, उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वो क्या होता है, धीमी परिवहन करते हैं और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पौधों में क्या होता है कि अधिकांश मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े, जैसे क्या हो गया लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो क्या है कि मटर के पौधे पर जो ग्रेगर मेंडल ने यहाँ पर प्रयोग किए थे यहाँ पर, तो उस अध्ययन को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या करा कि जब ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करते समय विपरीत लक्षणों की जोड़ी ली, तो यह पाया कि कुछ लक्षण प्रभावी जो क्या होता है डोमिनेंट होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं अप्रभावी होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जब ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर विपरीत लक्षण की जोड़ी को क्या किया यहाँ पर लिया और अपना प्रयोग किया, तो उसमें पाया गया कि क्या होता है कुछ जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं प्रभावी होते हैं और कुछ क्या होते हैं अप्रभावी लक्षण शो करते हैं। अप्रभावी लक्षण कौन शो करते हैं और अप्रभावी लक्षण कौन शो करते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई की बात करें तो जो लंबा होता है वो क्या होता है प्रभावी लक्षण शो करता है और जो बोना होता है वो क्या होता है अप्रभावी लक्षण शो करता है। उसी तरीके से यदि बीज के आकार की बात करें तो जो गोल होता है वो क्या होता है प्रभावी लक्षण शो करता है और जो झुर्रीदार होता है वो क्या होता है अप्रभावी लक्षण को शो करता है। अब क्या इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से कौन सा प्रभावी होता है कौन सा अप्रभावी होता है। तो एग्जाम्पल क्या करा कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे तथा गोल बीज वाले पौधे को झुर्रीदार बीज वाले पौधे से क्रॉस किया, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिया है केवल प्रभावी लक्षण, और प्रभावी लक्षण क्या क्या है लंबाई लंबाई है और क्या है यहाँ पर गोलाकार बीज है। तो पौधे की जो ऊंचाई है वो लंबाई और जो बीज है उसका आकार क्या गोलाकार, यहाँ पर F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्या करेंगे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है। तो है कि F2 पीढ़ी द्वितीय, पहला ऑप्शन है कि F2 पीढ़ी में वे सभी लक्षण हैं वे सभी लंबे हैं और गोल बीज वाले होते हैं, तो नहीं ये किसमें होता है ये F1 पीढ़ी में होता है, जो क्या होता है कि सभी लंबे और गोल वाले बीज जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो शो करते हैं। दूसरा है कि F1 पीढ़ी गोल बीज वाले लंबे पौधे होते हैं और कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं, तो नहीं क्या होता है कि लंबे पौधे होते हैं और गोल बीज वाले पौधे होते हैं, यहाँ पर झुर्रीदार बीज वाले नहीं होते F1 पीढ़ी में। तीसरा है लंबे या बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था कि जो क्या होता है लंबे या बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, वो क्या होते हैं वंशानुगत होते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है अम्लों के अम्लीय गुणधर्म के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है Cl माइनस OH माइनस H प्लस और Na प्लस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा H प्लस आयन। जो अम्ल होता है वो किससे रिलेटेड होता है अम्ल जो रहता है वो किससे रहता है H प्लस आयन से रिलेटेड रहता है, किससे H प्लस आयन से। और यदि क्षार की बात करें या यहाँ पर क्षार की बात करें या भस्म की बात करें तो वो किससे रिलेटेड रहता है यहाँ पर वो रिलेटेड रहता है OH माइनस आयन से रिलेटेड। तो ये था हमारा अम्ल और क्षार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। तो ये आपको याद भी होगा पृथ्वी की त्रिज्या जो आरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एक डाटा है जो आपको पता होनी चाहिए क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है। ये आप निकाल भी सकते हो बट क्या है कि आपको कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम मिलता है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको याद ही रखो क्या होता है पृथ्वी की त्रिज्या, और आपको याद भी होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर यहाँ पर होती है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है जो आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को। अगेन मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद रखो और एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या करा है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होता है कि एक ही प्रजाति से उत्पन्न विभिन्न संतानों में पाए जाने वाले सभी गुण समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर अवश्य रहता है, इससे ही क्या कहते हैं हम लोग विभिन्नताएं या विविधताएं भी कहते हैं। अब क्या होता है कि विभिन्नता जो होता है जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और विभिन्नता मुख्य रूप से लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में ही पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नता क्या होता है प्रायः अभाव रहता है।
तो विभिन्नता जो होता है वो क्या होता है, जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। और विभिन्नता क्या होता है, मुख्य रूप से लैंगिक जनन वाले जीव में ही पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन वाले जीव में नहीं पाए जाते। अब विभिन्नता के टाइप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, जनिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। तो जनिक विभिन्नता क्या हो जाएगा, जनिक विभिन्नता वो हो जाएगा जो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यहाँ पर पहुंचता है। और कायिक विभिन्नता का क्या मतलब हो गया, जो क्या होता है वातावरण, भोजन, तापमान, इस सब पर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कायिक विभिन्नता कहेंगे। तो यहाँ पर जो विभिन्नताएं हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया, साथ ही साथ विभिन्नता के प्रकार को भी अच्छे से समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी है, विभिन्नताएं यहाँ पर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधताएं भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कशन कर लिया। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 18 देखे, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन किए। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे लगा होगा और आपका जो है क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। तो इसी तरीके से आप यदि अपना कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को जरूर से फॉलो करें। इससे पहले 17 क्लासेस हो चुकी है, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर से देखें। आपके बहुत सारे डाउट, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का यहाँ पर जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।